हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली क्यूज। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में भेड़ियों की बहुतायत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कितने कथन हैं सही है, ये ढूंढना है। करा भारत में भेड़ियों की दो उप प्रजातियाँ पाई जाती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ग्रे वुल्फ और उत्तर में हिमालय या तिब्बती वुल्फ। तो पहला कथन क्या है, सही है। करा IUCN द्वारा ग्रे वुल्फ को सुवेद्य के रूप में नामित किया गया है, जबकि हिमालय वुल्फ को कम चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ध्यान देना है कि IUCN द्वारा ग्रे वुल्फ को क्या है, कम चिंताजनक, और हिमालय वुल्फ को सुभेद्य में क्या क्या है, इंगित किया गया है। ये यहाँ रिवर्स है, ये गलत है। तो केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत में भेड़ियों की दो उप प्रजातियाँ पाई जाती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ग्रे वुल्फ यानी कैनिस लुपुस पैलिपिस, और उत्तर में हिमालय या तिब्बती भेड़िया कैनिस लुपुस चांको। अतः कथन एक सही है। कह है ग्रे वुल्फ गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पाए जाते हैं। कह रहा हिमालय भेड़िया मुख्य रूप से लद्दाख क्षेत्र में व पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति क्षेत्र में पाया जाता है। कह रहा IUCN द्वारा ग्रे वुल्फ को कम चिंतनीय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्स ध्यान में रखना है। और ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि IUCN द्वारा ग्रे वुल्फ को कम चिंतनीय श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जबकि हिमालय भेड़ियों को सुभेद्य के रूप में। ये रिवर्स था। ठीक है, इस कारण से ये सही नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। तो आगे क्या है, स्टेट ऑफ द जुडिशियरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट स्टेट ऑफ द जुडिशरी ने पीठों में लिंग विशिष्ट मामलों के आवंटन में असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। दूसरा है कि यह रिपोर्ट महिलाओं से संबंधित मामलों के लिए अलग बेंच के अपर्याप्त प्रावधान और लिंग विशिष्ट सुविधाओं के अभाव में पारदर्शिता की कमी पर प्रकाश डालती है। तो ध्यान देना है कि पहला कथन भी गलत है और दूसरा भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ना तो एक और नहीं क्या, दो। ठीक है, चलिए इसको डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कि आखिर गलती क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग द्वारा स्टेट ऑफ द जुडिशरी शीर्षक से प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट ने देश भर के जिला न्यायालय परिसरों के भीतर लिंग विशिष्ट सुविधाओं में असमानताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है, तो ध्यान देना है कि यहाँ पे जिला न्यायालय के परिसरों में, ठीक है, पीठों में नहीं, तो ये गलती था। कह रहा रिपोर्ट महिलाओं के लिए अलग शौचालय, वहाँ पे परिसर में कुछ व्यवस्था देने के लिए, यानी कि वहाँ छूट की बात था, लेकिन यहाँ पे है कि रिपोर्ट महिलाओं के लिए अलग शौचालयों के अपर्याप्त प्रावधान, सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीनों की कमी और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शौचालय की अनुपलब्धता पर प्रकाश डालती है। अतः कथन दूसरा भी सही नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब है कथन एक और कथन दो। कर भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में वर्गीकरण तथा सक्रियण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से निष्क्रिय खातों तथा आदाबी जमा के संबंध में दिशा निर्देश को संशोधित किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है कि पहला कथन तो सही है। दूसरा है कि संशोधित निर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होते हैं किंतु सहकारी बैंकों पर नहीं। तो ध्यान देना, वाणिज्यिक बैंकों के साथ साथ सहकारी बैंकों पर भी लागू होते हैं, यानी यहाँ पे क्या है, दूसरा गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। कथन एक और कथन दो दोनों सही है, किंतु कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में वर्गीकरण तथा सक्रियण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से निष्क्रिय खातों तथा
अदाबी दावा न किए गए जमा के संबंध में दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। अतः कथन एक सही है। दूसरा है कि संशोधित दिशा निर्देश सभी वाणिज्यिक बैंकों तथा सभी सहकारी बैंकों पर लागू होंगे तथा 1 अप्रैल 2024 से क्रियान्वित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा सही नहीं था, वहाँ पे सहकारी को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, सिकल सेल रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करैया वंशानुगत श्वेत रक्त कोशिका विकारों का एक समूह है। दूसरा क्या है, तो ये ध्यान देना है कि सिकल सेल रोग जो है आरबीसी का रोग है, ना कि डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, एससीडी में हीमोग्लोबिन असामान्य होता है जिसके कारण डब्ल्यूबीसी कठोर और चिपचिपा हो जाती है और सी आकार के कृषि उपकरण जैसा दिखती हैं, जिसे हाशिया कहा जाता है। तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी की जगह पे आरबीसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों गलत है क्योंकि हीमोग्लोबिन एक तरह से आरबीसी का ही पार्ट है। तो यहाँ पे दोनों गलत होगा, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। कितने सही है ढूंढना था। ठीक है, सिकल सेल रोग एससीडी बना वंशानुगत लाल रक्त कोशिका विकारों का एक समूह है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाने वाला प्रोटीन है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अतः कथन एक सही नहीं है। एससीडी में लाल रक्त कोशिकाएं कठोर और चिपचिपी हो जाती है तथा सी आकार की कृषि उपकरण की तरह दिखती है जिसे सिकल कहा जाता है। अतः कथन दूसरा भी सही नहीं है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत सिकल सेल रोग के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई है। वर्ष 2023 में शुरू किए गए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का लक्ष्य वर्ष 247 तक भारत से सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। चीन के बाद भारत दुनिया में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चीन के बाद भारत दुनिया में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये तो कथन सही लग रहा है। ठीक है, भारत में पश्चिम बंगाल सभी इस्पात उत्पादक राज्यों में अग्रणी है। इसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ है। तो ध्यान देना है, भारत में ओडिशा जो है सभी इस्पात उत्पादक राज्यों में अग्रणी है। ठीक है, उसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ शायद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, केवल एक सही, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस्पात विश्व में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली सामग्रियों में से एक है। लोहा और इस्पात उद्योग अन्य उत्पादक उद्योगों का आधार है। इस्पात उद्योग निर्माण, बुनियादी ढांचे, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मुख्य भूमिका निभाता है। पिछले कुछ वर्षों में इस्पात क्षेत्र में ज़बरदस्त वृद्धि देखी गई है और भारत इस्पात उत्पादन में एक वैश्विक ताकतवर चीन के बाद विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनकर उभरा है। ऐसा कथन पहला क्या है, सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। भारत के प्रमुख इस्पात उत्पादक राज्यों में ओडिशा अग्रणी है। वहाँ पे लिखा हुआ था पश्चिम बंगाल, वो गलत था। इसके बाद झारखंड और छत्तीसगढ़ है। इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः कथन दूसरा सही नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने संवैधानिक संस्कृति के माध्यम से संविधान के नैतिक मूल्यों को पहचानने के महत्व पर बल दिया और इस बात पर प्रकाश डाला कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग संवैधानिक नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारियां और कर्तव्य निभाते हैं। उपयुक्त टिप्पणी शीर्ष न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस निर्णय में की गई है। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाम भारत संघ 2018। ठीक है, आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि संविधान से सार्वजनिक पदाधिकारियों के व्यक्तिगत व्यवहार से निपटने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह केवल राज्यपाल के कार्यों, शक्तियों और कर्तव्यों की बात करता है। हालांकि संवैधानिक नैतिकता की धारणा को राज्यपालों को उनके सार्वजनिक आचरण में नियंत्रित करना चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाम भारत संघ 2018 में सर्वोच्च न्यायालय की एक संविधान पीठ ने संवैधानिक संस्कृति की धारणा के आधार पर संविधान के नैतिक मूल्यों की पहचान करने की आवश्यकता पर बल दिया है। इसमें कहा गया है कि संवैधानिक नैतिकता उन व्यक्तियों पर जिम्मेदारियां और कर्तव्य रखती हैं जो संवैधानिक संस्थानों और कार्यालयों पर कब्जा करते हैं। अतः विकल्प ए सही है। आयोग ने निष्पक्षता और विवेक की कमी के लिए कुछ राज्यपालों की आलोचना
की है। यह देखते हुए कि कई राज्यपाल खुद को संघ के एजेंट के रूप में देखते हैं, जिससे स्थिति बिगड़ती जा रही है। राज्यपालों को स्थानीय राजनीति से अलग रहने की सिफारिश अभी भी वास्तविकता से दूर है। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस आयोग द्वारा व्यक्त किए गए हैं? अतः यहाँ पे क्या है? सरकारिया आयोग। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा सरकारिया आयोग में ये बातें कही गई। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कल सरकारिया आयोग की रिपोर्ट 1988 में खेद व्यक्त किया गया है कि कुछ राज्यपाल उनसे अपेक्षित निष्पक्षता और दूरदर्शिता के गुणों को प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं। इसमें कहा गया है कि कई राज्यपाल जो अपने कार्यकाल के बाद संघ के तहत आगे किसी पद या राजनीति में सक्रिय भूमिका की उम्मीद रखते हुए स्वयं को संघ के एजेंट के रूप में मानने लगे हैं, तब उसकी स्थिति और खराब हो गई है। आयोग की यह सिफारिश कि राज्यपाल को राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए जो कि राज्य की स्थानीय राजनीति से बहुत गहराई से जुड़ा ना हो। यह सिफारिश सिर्फ एक काल्पनिक सोच बनकर रह गई, अतः विकल्प ए सही है। आगे है कि दासर लोबा जलाशय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो ध्यान देना है, यह आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो दासर लोबा जलाशय विशाखापत्तनम में स्थित है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जलाशय पर एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया है। करैया कंबाला कोंडा और सिम्हाचालम की हरी भरी पहाड़ियों के बीच अरिलोवा हिल्स सिटी के पास स्थित है और शहर के घरों में प्रतिदिन लगभग 10 लाख गैलन पीने का पानी उपलब्ध कराता है। अतः यहाँ विकल्प ए सही है। चलिए आगे देखते हैं कि प्रदेश में सजा याफ्ता व्यक्तियों को भारत में हस्तांतरित करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ ध्यान देना है कि जिसमें बहुत सारे देश हैं, तो भारत के बहुत सारे कैदी भी अलग अलग देशों में हैं, तो वहाँ का जो कैदी है उसको भारत में ही उस सज़ा को कटवाया जाए, ऐसा प्रावधान है। तो यहाँ उसके बारे में देखेंगे। तो कितने कथन सही है बताना है। कह भारत को संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के साथ कैदी प्रत्यावर्तन संधि में प्रवेश करने का विशेषाधिकार प्राप्त है। तो अभी तक 31 देशों के साथ, सभी देशों के साथ नहीं। कह रहा है किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को जेल की सजा काटने के लिए उसे स्वदेश में हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। तो ये दूसरा सही, पहला गलत है। कह रहा कैदी को अपनी सजा भारत में काटने के लिए किसी प्रदेश की जेल में उसकी प्रतिबद्धता के विरुद्ध अस्थायी अपील नहीं की जानी चाहिए। तो कैदी को अपनी सज़ा भारत में काटने के लिए किसी प्रदेश की, ये तो हमको लगता है ये सही होना चाहिए। केवल 2 यहाँ पे सही है, पहला गलत है। चलिए इसको देख लेते हैं कि आखिर गलत है या सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी है। करा दिसंबर जनवरी 2023 में भारत ने 31 देशों के साथ किसी प्रदेश में सजा याफ्ता व्यक्तियों को भारत में हस्तांतरित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कथन एक सही नहीं है। भारत ने कई देशों के साथ कैदी प्रत्यावर्तन संध्या की है जो किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को जेल की सजा काटने के लिए उससे स्वदेश में हस्तांतरित करने की अनुमति देती हैं। अतः कथन 2 सही है। जो कैदी हस्तांतरित होना चाहता है उसे भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावास को अपनी इच्छा के बारे में सूचित करना चाहिए। फिर आवेदन को प्रदेश और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। कैदी को अपनी शेष सजा भारत में काटने के लिए किसी प्रदेश की जेल में उसकी प्रतिबद्धता के विरुद्ध अस्थायी अपील नहीं की जानी चाहिए। था कथन तीसरा सही है। चलिए आगे देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। परमाणु प्रसार संधि एनपीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ ध्यान देना है कि एनपीटी का उद्देश्य परमाणु हथियार प्रसार पर अंकुश लगाना, शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना और एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के माध्यम से निरस्त्रीकरण लक्ष्यों को आगे बढ़ाना है। परमाणु हथियार संपन्न राज्यों के लिए निरस्त्रीकरण को आगे बढ़ाने हेतु बहुपक्षीय संधि में यह एकमात्र अनिवार्य प्रतिज्ञा है। तो यहाँ पे पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा कहा क्या है? जहाँ भारत हाल ही में एनपीटी में शामिल हुआ वहीं इजराइल ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। तो ध्यान देना अभी तक इसमें ना तो इजराइल शामिल है ना भारत शामिल है। तो सही होगा ऑप्शन ए, 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। परमाणु प्रसार संधि एनपीटी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकियों के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा
देना एवं निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। अतः कथन एक सही है। करिया परमाणु हथियार संपन्न राज्यों द्वारा निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के लिए बहुपक्षीय संधि में एकमात्र बाध्यकारी प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। अतः कथन दो सही है। कर इस संधि पर वर्ष 1968 में हस्ताक्षर किए गए और वर्ष 1970 में यह लागू हुई। कर वर्तमान में इसमें 191 सदस्य देश हैं। भारत और इजराइल दोनों ही एनपीटी के हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अतः कथन तीसरा सही नहीं है। ठीक है, ये दो सही है। तो इस प्रकार से हमने